हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मीट। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में आज रुक्मणी पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज़ 8 कराने वाला हूं, जो कि फ्रेंड्स ये हमारे बीपीएससी टीआरडी 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो हमारा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे अगर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने 7 वीडियो मैं अपलोड किया हूँ और 7 वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सभी ये वीडियो जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे इसमें पूछे गए हैं, जो कि हमारे टीआरडी 3 और 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली शाम को 9 बजे रात को वहाँ पे डेली 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। तो और जितने भी 40 क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही हमारे सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और डेली आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, बिहार में बौद्ध विहार जो है बिहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन था फ्रेंड्स? तो हमारा आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र नालंदा था और नालंदा प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जिसको अभी नालंदा का खंडहर ये अभी तुरंत यही हमारा नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पे बन के तैयार हुआ है नया एक। तो उसका उद्घाटन जो है पीएम प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने किया था इसी मंथ में, तो याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, ये जो है नालंदा महाविहार जो है फ्रेंड्स, ये कब बना था? तो ये कुमारगुप्त ने 436 ईस्वी में इसको बनाया था। इसको नालंदा को किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त ने बनाया था। कब बनाया था? 436 ईस्वी में बनाया था। याद रखिएगा, 436 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था? तो ये कुमारगुप्त थे, गुप्त वंश के शासक थे। और फ्रेंड्स, ये जो है विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है इसने धर्मपाल ने करवाया था। तो स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था। नालंदा महाविहार की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम के काल में हुआ था। और फ्रेंड्स, इसका जो है स्थापना जो है इसका धर्मपाल ने करवाया था। कुमारगुप्त के ये काल में हुआ था 436 ईस्वी में। और इसकी स्थापना जो है वो किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने इसका स्थापना कराया था। याद रखिएगा, इसका स्थापना जो है किसने करवाया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। और 21 के काल में बना था। तो उस समय शासक जो थे वो कौन से? तो कुमारगुप्त प्रथम थे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बिहार में पटना के, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा 4 मार्च 1928 को इन्होंने किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की। तो याद रखिएगा, नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। फर्स्ट में सबसे पहले बिहटा में जो है पटना के बिहटा में सबसे पहले 4 मार्च 1928 को की गई। उसके बाद से तुरंत ही अक्टूबर 4 मार्च उसी साल नहीं फ्रेंड्स, उसके अगले साल नवंबर 1929 में सोनपुर में स्वामी सहजानंद के द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। और फ्रेंड्स, बिहार किसान आंदोलन का सबसे सफल प्रथम आंदोलन जो था वह तिनकटिया पद्धति के विरुद्ध चंपारण आंदोलन बना, जो कि महात्मा गांधी 1917 में आए थे। और उसके जो थे वो हमारे राजकुमार शुक्ला थे, जिन्होंने इस तिनकटिया पद्धति को उजागर किया था उन्होंने। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और स्वामी सहजानंद जो थे किसान आंदोलन का सबसे प्रभावशाली नेता थे, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और 1936 में सहजानंद सरस्वती नेतृत्व में ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी हुआ था। याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही हुआ था। और कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। किसका? तो बताइए फ्रेंड्स, किसका? स्वामी सहजानंद ने 1936 में इसकी गठन की थी। तो ये हमारे अखिल भारतीय किसान सभा की, याद रखिएगा, अखिल
अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी याद कर लीजिएगा इस पॉइंट को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया? तो बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? आंसर हमारा हो जाएगा मीर जाफर जो था, इसने सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को प्रदान किया था। तो मीर जाफर ने बिहार में सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम नोनिया करते थे। सोरे की मिट्टी इकट्ठा करने और उसे तैयार करने का काम कौन करते थे? नोनिया करते थे। और सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। और प्लासी युद्ध के समय बिहार सोरा उद्योग का केंद्र था, याद रखिएगा। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसी समय बिहार जो है सोरा उद्योग का केंद्र था। और सोरा का उपयोग किस लिए किया जाता था? तो बारूद बनाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिहार में गंगा दक्षिणी सहायक नदियां हैं गंगा की। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, सोन, पुनपुन और किऊल चंदन। आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां में सोनपुर, पुनपुन और किऊल चंदन नदी हैं। पुनपुन नदी चूरा पहाड़ी पलामू से निकलती है और पुनपुन जो है फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। और किऊल नदी झारखंड का गिरिडीह से निकलती है, याद रखिएगा। यह लखीसराय जिले में सूरजगढ़ के पास गंगा में मिलती है, तो इसे याद रखिएगा। और यह नदी भागलपुर के पास जो है गंगा में मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, सोनपुर, पुनपुन, किऊल और चंदन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हमारा क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कौन अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बने हैं? सितंबर 2023 में कौन अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री बने हैं? आंसर हमारा हो जाएगा अल नियादी। आंसर हमारा भी हो जाएगा। सितंबर 2023 में अंतरिक्ष केंद्र में सबसे अधिक दिन बिताने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री जो है अल नियादी बन गए हैं, जो कि संयुक्त अरब अमीरात के निवासी अल नियादी हैं। और अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाले ये पहले अरब यात्री भी हैं। हाल ही में वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 186 दिन का ऐतिहासिक मिशन को पूरा करने के बाद स्वदेश लौटे। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हमारा 43 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, एंजेला मार्केल। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एंजेला मार्केल। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एशियाई खेल 2023 19वां संस्करण में भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। क्योंकि एशियाई खेल 2023 में 19वां संस्करण में भारत 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। और 2023 एशियाई खेलों में ये ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग 2 नए खेलों की शुरुआत की गई, याद रखिएगा। और पहले एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा, सी आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? आंसर हमारा हो जाएगा 45 का आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, फ्यूजियामा। क्या हो जाएगा? फ्यूजियामा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, वहाँ पे प्यासे भूमि का देश भी हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को। प्रशांत महासागर के जो है वह परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो किलायू हवाई द्वीप पर है, जो कि यूएसए में है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कौन सा है? किलायू है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स,
हमारा सक्रिय जो है, सक्रिय ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी जो है वो कौन सा है? कीलायु है। कीलायु है जो कि हवाई द्वीप पे है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ओजस डेल सलाडो है जो कि एंडीज पर्वतमाला पे है। ऊंचाई पे अगर पूछे तो, ऊंचाई पे अगर पूछे तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो है आंसर हमारा हो जाएगा, जो कि यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये यूएसए में पड़ता है फ्रेंड्स। विश्व का सक्रिय ओजस डेल सलाडो जो कि एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है, याद रखिएगा एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है ओजस डेल सलाडो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, जिन तत्वों में धातुओं और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें आप उपधातु मेटलाइड कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलाइड के रूप में जाना जाता है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 46 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलाइड कहा जाता है। और विकल्प में जर्मेनियम उपधातु मेटलाइड के रूप में भी जाना जाता है। आवर्त सारणी में उपधातु जो है सिलिकॉन पहले होता है, बेरियम होता है, जो कि सिलिकॉन हमारे कितने पे होता है? 14 पे होता है। और जर्मेनियम जो होता है फ्रेंड्स वो 32 होता है। आर्सेनियम जो होता है 33 होता है। तो याद रखिएगा जो है जर्मेनियम जो होता है उसकी परमाणु संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 32 होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है लाल दिखता है क्योंकि? यह जो है किसके कारण होता है? तो यह जो है बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। तो फ्रेंड्स ये बताया है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जो है कम प्रकीर्णित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा इसका भी हमारा 46 का भी ये आंसर हो जाएगा, जर्मेनियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है डैश मौजूद होते हैं। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होते हैं। और यह अवर्त संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 से लेकर और 8 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है, जबकि वर्ग में यह नियत रहता है। परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वह उस तत्व की संयोजकता होती है। और बोर जो है बरी के नियमानुसार परमाणु का बाह्यतम कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है। और 8 इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी कक्षा को अष्टक माना जाता है। तो याद रखिएगा किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजक इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो खुले रखे जाने पर डैश के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेती है। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा सी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, जो कि सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशील वहाँ पे खुले रखने पे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है। और द्रवित सोडियम जो है उसका उपयोग जो है नाभिकीय भट्टियों में शीतलक के रूप में काम किया जाता है। याद रखिएगा सोडियम का उपयोग जो है प्रबल अपचाय के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। सोडियम एक अभिक्रियाशील धातु है जो कि खुले रखे जाने पर हमारे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट के साथ आग पकड़ लेता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है और सिद्धांत और ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 51 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, फोटो वोल्टोइक प्रभाव जो है वो है हमारा। फोटो वोल्टेइक प्रभाव जो है सौर ऊर्जा प्रणालियों से संबंधित है। और जब किसी उचित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश विकिरणों को धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस प्रकार विद्युत प्रभाव
इसे कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। जब एक उच्च ऊर्जा वाला फोटोन है, फोटोन कण की किसी परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब एक उच्च ऊर्जा वाला फोटोन कण किसी परमाणु आंतरिक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, तो यह कण अपनी कुछ ऊर्जा उसे दे देता है और फलस्वरूप परिकिरणित फोटोन कम ऊर्जा के साथ बाहर निकलता है। इसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फोटो वोल्टोइक्स प्रभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 312 हो जाएगा। 52 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 के आधार पर संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं के पद का गठन करता है। यदि राज्यसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करता है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा के पद का गठन कर सकते हैं। और वर्तमान समय में IAS, IPS और IPS अखिल भारतीय सेवा का पद है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 310 के अंतर्गत जो है संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ति की पदावधि से संबंधित है। 311 जो है अंतर्गत इसके अनुच्छेद 311 जो है इसके अंदर संघ या राज्य सेवा का पदाधिकारी को संरक्षण दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय कौन देता है? सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर जो है वो हमारा ये हो जाएगा, निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति देते हैं। अगला तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा ई हो जाएगा। और अनुच्छेद 103 के अंतर्गत ही सांसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवादों पर निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं। किसे? तो अनुच्छेद 103 याद रखिएगा, अनुच्छेद 103 में ये है। और संविधान का अनुच्छेद जो है 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लेख है, ये भी याद रखिएगा। और राज्यसभा की जो है दशा में 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए स्थिति जो है 25 वर्ष की कम आयु का नहीं हो, ये ध्यान में रखा जाता है। तो राज्यसभा के लिए जो है वो हमारा सदस्य जो है वो 30 वर्ष का होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष का होना चाहिए। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ऑप्शन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम आंदोलन जो था, जन आंदोलन जो था वो कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। आंसर हमारा ई हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है 1 अगस्त, ये फ्रेंड्स जो है हमारा 1 अगस्त 1920 को, वो 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। और उसी के बाद जैसे ही असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ उसी के जस्ट बाद चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जो कि ये चौरी चौरा कांड जो है यह यूपी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और यह 12 फरवरी 1922 में इसे वापस लिया गया। याद रखिए कि इसी आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी का नारा था कि 1 वर्ष में स्वराज। और इस आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्र का बहिष्कार भी काफ़ी सफल रहा था। और असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया भारत में प्रथम संगठित और अव्यवस्थित आंदोलन था। यह आंदोलन भारत में प्रथम गांधीवादी आंदोलन था और अखिल भारतीय स्तर के भारत में प्रथम आंदोलन जो है स्वदेशी आंदोलन था। तो याद रखिएगा। और गांधीवादी जो थे हिंसक आंदोलन अगस्त क्रांति को जाना जाता है। गांधीवादी जो है हिंसक आंदोलन और अगस्त क्रांति को भी जाना जाता है, कहा जाता है। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था वो असहयोग आंदोलन था। क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। हिंदी 55 का आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विकास भारत में किया था। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? 55 का आंसर हमारा बी हो जाएगा फ्रेंड्स। वाणिज्यिक और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए अंग्रेजों ने रेलवे का विकास भारत में किया था। और भारत में रेल सेवा का प्रारंभ जो है 1853 में हुआ था। याद रखिएगा अंग्रेजों में भारत में रेल का जो है
वह विकास जो है कब से हुआ था, तो 1853 से स्टार्ट हुआ था। उस समय जो थे वह लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। यह 1853 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। और जो भारत की पहली रेल सेवा जो है बॉम्बे से ठाणे के बीच में प्रारंभ हुई थी, और पहली रेल सेवा जो है 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जो कुल 34 किलोमीटर की दूरी थी। रेलवे उपनिवेशी शक्तियों के लिए वाणिज्य व व्यापार के विकास का हथियार था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। और भारत में 1925 ईस्वी में रेलवे को विद्युतीकरण करने की शुरुआत हुआ था। याद रखिएगा, ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि भारत में रेलवे का विद्युतीकरण करने का शुरुआत जो है कब से हुआ था, तो 1925 से हुआ था। भारतीय रेल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे, तो रॉबर्टसन थे। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो रॉबर्टसन थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साप्ताहिक देश का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया गया, तो 56 आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने किया था। हिंदी साप्ताहिक का जो है देश का प्रकाशन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का प्रथम राष्ट्रपति एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी पत्रिकाओं जैसे भारत मित्र, भारतोदय, कमला आदि में यह निरंतर लेख लिखा करते थे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आंसर हमारा हो जाएगा कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर को हम दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और मुंबई को भारत के सूती वस्त्र की राजधानी के नाम से जानते हैं। और फ्रेंड्स, मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ग्रेट ब्रिटेन का एक औद्योगिक नगर है जो अपने सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कोयम्बटूर और अहमदाबाद का भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन भी कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अगर केवल पूछे ओनली तो अहमदाबाद हो जाएगा, जो कि मैनचेस्टर और बोस्टन भी इसे कहा जाता है। किसको, तो अहमदाबाद को। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, जो सूती वस्त्र उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा तो कानपुर हो जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर हमारा ए हो जाएगा, इसका 57 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है, तो 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जोग प्रपात के नाम से जाना जाता है, जो कि जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात और गरसोपा जलप्रपात नाम से भी जाना जाता है। जोग जलप्रपात जो है कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और यह 4 धाराओं में बांटा है, जो कि राजा, रॉकेट, रूरर और रानी के नाम से जाना जाता है। यह जलप्रपात जो है 253 मीटर ऊंचा पर स्थित है। और शिव समुद्र जो है जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, जो है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पे है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा। शिव समुद्रम जो है जलप्रपात जो है, शिव समुद्रम जलप्रपात जो है किस नदी पे है, तो यह हमारा कावेरी नदी पे है। याद रखिएगा, कावेरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, उपन्यास जो है नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था, तो उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था, तो यह जो है मधुसूदन दत्त ने किए थे। आंसर हमारा बी हो जाएगा। उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद जो है किसने किया था, तो मधुसूदन ने किया था, मधुसूदन दत्त ने किया था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने भारत में किया, तो फिर 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन जो है बलबन ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था, तो बलबन ने किया था। फ्रेंड्स, मैं इसका PDF जो है वो ऑलरेडी इसमें हमारे टेलीग्राम पे जितने भी मैं पढ़ाया ऑलरेडी सब अपलोड है, तो वहाँ पे आप जाके PDF को देख सकते हैं। और जितने भी मैं जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो इसका PDF जो है आपको 2 से 3 दिन के अंदर में आपको वहाँ पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे आप जुड़े रहें वहाँ पे, और कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के स्टेटस में स्टडी मीट वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे उस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और मेरे आप चैनल के ऊपर में डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, वहाँ पे जो हमारा व्हाट्सएप का जो लिंक दिया हुआ है उससे आप जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं।
और फ्रेंड्स जो है शाम को आप हर डेली एक संडे को छोड़ के बाकी मंडे टू सैटरडे हमारा क्विज जो है वो चलता रहता है 9 PM के रात में। और 9 PM से हमारा जो 40 क्वेश्चनों का MCQ क्वेश्चन होता है वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट वहाँ पे कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फारसी त्यौहार नवरोज़ का प्रवर्तन जो है किसने भारत में किया था, तो बलबन ने किया था। आंसर हमारा जो है इसमें नहीं है, आंसर हमारा ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो है नवरोज़ जो है, नवरोज़ का फारसी त्यौहार नवरोज़ का जो है ये बलबन ने किया था। और बलबन गुलाम वंश का एक शक्तिशाली शासक था। याद रखिएगा, इन्होंने फारसी पर्व नवरोज़ का आयोजन दरबार में किया करता था। और यह नवरोज़ पारसी नव वर्ष का नाम है जो मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है किसके काल में हुई थी। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है किसके काल में हुई थी, तो 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। और 1861 में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कराई। 1861 ईस्वी में इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कराई थी। तो भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को भी माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। और लॉर्ड कैनिंग के काल में ही स्थापित पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम अध्यक्ष जो है कनिंघम ही थे उस समय। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन जो है कितनी बार किया है अभी तक। तो संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार, केवल एक बार जो है संशोधन हुआ है। 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। और प्रस्तावना में समाजवाद, निरपेक्षता और जो है अखंडता शब्दों का जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था, तो हमारा क्या क्या जोड़ा गया था फ्रेंड्स, तो समाजवाद जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था। और जो है निरपेक्षता जोड़ा गया था, निरपेक्षता जोड़ा गया था। और हमारा क्या जोड़ा गया था, और अखंडता जोड़ा गया था, और अखंडता जोड़ा गया था। ये तीन जो है, निरपेक्षता, अखंडता, समाजवाद, ये 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। और इसी में तीनों शब्दों को यह जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान भी कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा एवं संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। प्रस्तावना जो है कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित हुआ था और वहीं से लिया गया इसको। तो प्रस्तावना जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में JN नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। और प्रस्तावना का भाषा जो है, प्रस्तावना वो हमारा कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना का भाषा जो है, प्रस्तावना का फ्रेंड्स जो है, प्रस्तावना का भाषा जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना का जो है, प्रस्तावना का जो भाषा जो है फ्रेंड्स, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसे लिया गया है। तो ये हमारा आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा। एक बार संविधान की उद्देशिका का संशोधन जो है कितनी बार किया गया है, तो एक बार किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा जो है नहीं मिलती है। तो 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। रूस जो है इसकी सीमा नहीं मिलती है। निम्नलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ साथ किस देश की सीमा नहीं मिलती, तो रूस की सीमा नहीं मिलती। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका जो है अफगानिस्तान के उत्तर में जो है तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान भी है, जो कि अफगानिस्तान की सीमाएं मिलती हैं। और उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एवं ताजिकिस्तान है। और फ्रेंड्स उत्तर पूर्व में जो है चीन से लगा हुआ है, और उत्तर में पाकिस्तान से लगा हुआ है, पश्चिम में ईरान से लगा हुआ है। तो महाभारत में अफगानिस्तान क्षेत्र को गंधार प्रदेश के नाम से
भी जाना गया था उसमें। यहाँ सबसे अधिक पठान नस्ल के लोग रहते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो हो जाएगा वह बी हो जाएगा। रूस की सीमा जो अफगानिस्तान से नहीं मिलती है, अफगानिस्तान की सीमाएं जो मिलती है वो आपको बता दिया हूँ। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है या चुका था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा 1857 की क्रांति के समय ही जगदीशपुर में कुछ समय के लिए कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण समाप्त हो चुका था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जगदीशपुर। और यह 25 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी में विद्रोह के बाद विद्रोह सैनिक ने 27 जुलाई से 2 अगस्त तक आरा पर अधिकार रखा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, जगदीशपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने की थी, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में हुई थी। इसका उद्देश्य देश के नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, ये था। उनका मानना था कि वैज्ञानिक जो है और तकनीकी शिक्षा जो है वह भारत की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसलिए गोपाल कृष्ण गोखले के, और ये भी हमारा आंसर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन भी, कि महात्मा गांधी के जो है गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स गोपाल कृष्ण गोखले जो है, गोपाल कृष्ण गोखले क्रांति में नहीं बल्कि सुधारों में विश्वास रखते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो क्रांति में नहीं बल्कि सुधारों में विश्वास रखते थे। और बाल गंगाधर तिलक एवं गणेश शिवाजी महोत्सव के माध्यम से राष्ट्रीयता का विकास किया था। तो याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना राजनीतिक गुरु किसको मनाया था, तो गुरु एम.जी. रानाडे को अपना माना था। याद रखिएगा। विनोबा भावे के अपना राजनीतिक गुरु जो थे महात्मा गांधी को माना था उन्होंने। विनोबा भावे ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था, महात्मा गांधी को माना था। और गोपाल कृष्ण गोखले अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, तो ये एम.जी. रानाडे को मानते थे। और महात्मा गांधी अपना गुरु किसको मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। याद रखिएगा। तो इसका क्वेश्चन आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जो है जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किस अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी। तो 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी। तो 66 का आंसर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में हुआ जिसमें गांधी जी को नेतृत्व करने की आग्रह की गई थी। और तुर्की के खलीफा के सम्मान में खिलाफत आंदोलन चलाया गया। और मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन किया था। और महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा इलाहाबाद हो जाएगा, जो कि 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन भारत में चला था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो है पश्चात 1920 और 22 में ही असहयोग आंदोलन भारत में चला था। तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है उसी के नेतृत्व में प्रगतिशील सरकार के गठन के साथ साथ ही यह आंदोलन समाप्त हुआ था। तुर्की में उस समय कौन था, नेतृत्व कौन सा कर रहा था, तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है उसी ने उस समय उस तुर्की का जो है वहाँ पे नेतृत्व कर रहा था। उसी के नेतृत्व में ही जो है यह आंदोलन जो है हुआ था। प्रगतिशील सरकार के गठन के साथ साथ ही यह आंदोलन जो है उसी समय हुआ नहीं था, समाप्त हुआ था। तो याद रखिएगा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता डैश स्तर पर आते हैं। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा तीसरे पोषी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तीसरे पोषी स्तर। अगला क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये भी इसमें मैं कुछ नोट करा देना चाहता हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता जो वो होते हैं जो कि केवल शाकाहारी होते हैं, जो कि खरगोश हो गए जो कि घास खाता है। द्वितीयक उपभोक्ता छोटे मांसाहारी जो हो गए वो हमारे सांप हो गए जो कि खरगोश को खाते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता उसको बोलते हैं जो कि हमारा उल्लू हो गया, सांप हो गया।
ये सब बड़े शिकारी जो हैं माध्यमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तो ये सब तृतीय उपभोक्ता में आते हैं। छोटे मांसाहारी या द्वितीय उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर पाते हैं। जैसे में उल्लू जो है, उल्लू जो सांप को खाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा तीसरे पोषी हो जाएगा यहाँ पे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? क्वेश्चन है जैव निम्नकरणीय पदार्थों के बारे में विचार करने पर इनमें से कौन सा एक उभयनिष्ठ गुण मौजूद होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। वे सभी मूलतः जैविक होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जैविक निम्नकरणीय पदार्थ मूलतः जैविक होते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में कागज, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र आदि। ये पदार्थ जो प्रकृति प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है उन्हें जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में प्लास्टिक हो गया, थैलिया हो गया, ये सब जैव अनिम्नकरणीय में पदार्थ में आते हैं। और निम्नकरणीय पदार्थ में वो आते हैं जैसे में कागज, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, जो कि ये गल जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वे सभी मूलतः जैविक हैं। कौन? तो जैसे में हमारे ये हो गया, कागज हो गया, सूती वस्त्र हो गया, ऊनी हो गया, ये सब है निम्नकरणीय। जैसे में जैविक कौन से हो गए फ्रेंड्स? तो हमारे जैविक में निम्नकरणीय पदार्थों में कौन कौन से हो गए? तो कागज हो गए, जैसे में कागज हो गया हमारा, सूती वस्त्र हो गया, और कौन सा हो सकता है? तो ऊनी हो गया। तो कागज वस्त्र, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, ये सब जो हैं वो हमारे जैव निम्नकरणीय पदार्थों में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कौन सा गलत है। तो आंसर हमारा प्रत्येक पोषी स्तर पढ़ते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा का क्षय करता है। तो ये तो सही है, गलत बताना है। हरे पौधे पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा में से लगभग 10% को अवशोषित करते हैं। ये गलत है फ्रेंड्स। या ऐसा नहीं है कि 10% करते हैं। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह के संबंध में यह कथन जो है हमारा गलत है। हरे पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग 1% ग्रहण करते हैं। कितने परसेंट? तो 1% ग्रहण करते हैं, 10% नहीं करते हैं, 1% ग्रहण करते हैं। बस ओनली 1%, याद रखिएगा, 10% नहीं होगा। और प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है वो 10% होती है। तो ये हमारा सही है। केवल आंसर जो है बी जो है हमारा गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से खनिज जो है फसलों को कीटों से बचाने में सहायक होते हैं? आंसर हमारा हो जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है खनिज फसलों के कीटों से बचाने में सहायक होता है। और जैविक कृषि में फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष, विभिन्न प्रकार के खनिज जो है पदार्थों के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। और कीटनाशकों का उपयोग जो है फसलों की कीड़ों, खरपतवारों, कवक और अन्य कीटों से बचाने के लिए किया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा फ्रेंड्स, जो है कि खनिज फसलों को कीटों से बचाने में सहायक जो होते हैं पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा यहीं पे ये जो है हमारा 40 MCQ जो है जीके का यहीं पे ख़त्म होता है। और फ्रेंड्स जो मेरा वीडियो है कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ज़रूर बताना चाहता हूँ, फिर से आपको नेक्स्ट बार याद दिला देता हूँ कि जो है हमारा टेलीग्राम पे 9 बजे 40 MCQ क्वेश्चन जो है क्विज सेशन होता है, जो कि बहुत ही हमारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसमें। और आप सभी जुड़िए, वहाँ पे पार्टिसिपेट ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कीजिए। और फ्रेंड्स और आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा। वहाँ पे कुछ भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक दिया हुआ है। और वहाँ पे भी हमारे जो लोगो लगा है, लोगो के नीचे भी वहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी हमारा
व्हाट्सअप का ग्रुप दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स इसका जो है PDF जो है 1-2 दिन में वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक कल मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।